नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है इंडियन इकोनॉमी यानी भारतीय अर्थव्यवस्था। कुल 10 सवाल हैं, हर सही आंसर पर 1 मार्क मिलेगा और एक सरप्राइज आज के बेस्ट स्कोरर को मिलेगा हमारे एक कोर्स का फ्री एक्सेस, तो एंड तक जरूर रुकिए। चलिए शुरू करते हैं। अब आता है सवाल नंबर 1 के पालमपुर उदाहरण में सरकार द्वारा निर्धारित कृषि मजदूर का न्यूनतम वेतन मार्च 2017 था। अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए प्रतिदिन 100 रुपए, ऑप्शन बी प्रतिदिन 200 रुपए, ऑप्शन सी प्रतिदिन 300 रुपए, ऑप्शन डी प्रतिदिन 500 रुपए। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी प्रतिदिन 300 रुपए। अब इसे समझते हैं। बताती है कि सरकार द्वारा निर्धारित कृषि मजदूर का न्यूनतम वेतन 300 रुपए प्रतिदिन था मार्च 2017। फिर भी पालमपुर में कार्य की कठोर प्रतिस्पर्धा के कारण डाला जैसे मजदूर कम वेतन पर भी कार्य करने को सहमत हो जाते। और सविता एक अन्य उदाहरण में ऋण वापसी के बदले फसल कटाई पर 100 दिन स्वीकार करती। तो याद रखिए ये पॉइंट। सवाल नंबर 2 ध्यान से सुनिए। आय के चक्रीय प्रवाह में अर्थव्यवस्था का कुल व्यय किसके बराबर होना चाहिए? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए उत्पादन के कारकों द्वारा अर्जित कुल आय, ऑप्शन बी केवल कुल निर्यात, ऑप्शन सी सरकारी कर राजस्व, ऑप्शन डी कुल घरेलू बचत। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यानी उत्पादन के कारकों द्वारा अर्जित कुल आय। अब इसे समझते हैं। बताती है कि चक्रीय प्रवाह में अर्थव्यवस्था का कुल व्यय उत्पादन के कारकों द्वारा अर्जित कुल आय के बराबर होना चाहिए। इसलिए ए व्यय और सी आय पर प्रवाह समान है। यही आय पद्धति और उत्पाद पद्धति को जीडीपी की समान गणना देने का आधार है। तो याद रखिए ये पॉइंट। अगला सवाल नंबर 3। किसी एकाधिकारी फर्म के लिए बाजार मांग वक्र यह व्यक्त करता है कि उपभोक्ता विभिन्न मात्राओं के लिए कौन सी कीमत देने को तैयार हैं। के अनुसार यह बाजार मांग वक्र। अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए ऊपर की ओर ढलवा मात्रा के साथ कीमत बढ़ती है, ऑप्शन बी नीचे की ओर ढलवा मात्रा के साथ कीमत घटती है, ऑप्शन सी खड़ी रेखा पूर्णतः बेलोचदार, ऑप्शन डी क्षैतिज पूर्णतः लोचदार। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी नीचे की ओर ढलवा मात्रा के साथ कीमत घटती है। अब इसे समझते हैं। एकाधिकारी की मांग वक्र को नीचे की ओर ढलवा दिखाती है। कीमत बेची गई मात्रा का घटता हुआ फलन है। चूंकि एकाधिकारी फर्म एकमात्र विक्रेता है, वह कीमत या मात्रा में से एक तय कर सकती है, दोनों स्वतंत्र रूप से नहीं। तो याद रखिए ये पॉइंट। देखिए सवाल नंबर 4। जून 1966 में भारत ने रुपए का अवमूल्यन कितने प्रतिशत किया और उस समय यह किस मुद्रा से जुड़ा हुआ था? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए 10% अमेरिकी डॉलर से जुड़ा, ऑप्शन बी 36.5% पाउंड स्टर्लिंग से जुड़ा ब्रेटन वुड्स प्रणाली के तहत, ऑप्शन सी 25% सोने से जुड़ा, ऑप्शन डी 50% मुद्राओं की एक टोकरी से जुड़ा। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। और हाँ, अब तक आपने कितने आउट ऑफ 4 सही किए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी 36.5% पाउंड स्टर्लिंग से जुड़ा ब्रेटन वुड्स प्रणाली के तहत। अब इसे समझते हैं। स्वतंत्रता के बाद ब्रेटन वुड्स प्रणाली के अंतर्गत ब्रिटेन से ऐतिहासिक संबंधों के कारण रुपया पाउंड स्टर्लिंग से जुड़ा हुआ था।
जून 1966 में रुपए का 36.5% अवमूल्यन हुआ। ब्रेटन वुड्स के विघटन और ब्रिटेन के व्यापार हिस्से में गिरावट के साथ सितंबर 1975 में रुपए को पाउंड से अलग कर दिया गया। तो याद रखिए ये पॉइंट। चलिए सवाल नंबर 5 देखते हैं। विवेकी उपभोक्ता वह है जो, अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए, पसंद की परवाह किए बिना सदैव सबसे सस्ती वस्तु खरीदता है। ऑप्शन बी, सुपरिभाषित प्राथमिकताएं रखता है और उपलब्ध बंडलों में से सदा वही चुनता है जो अधिकतम संतुष्टि दे। ऑप्शन सी, पूरी आय एक ही वस्तु पर व्यय करता है। ऑप्शन डी, आय का 100% बचाता है। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी सुपरिभाषित प्राथमिकताएं रखता है और उपलब्ध बंडलों में से सदा वही चुनता है जो अधिकतम संतुष्टि दे। अब इसे समझते हैं। विवेकी उपभोक्ता को ऐसा बताती है जो जानता है क्या अच्छा है क्या बुरा, उपलब्ध बंडलों पर सुपरिभाषित प्राथमिकताएं रखता है और उपलब्ध बंडलों में से सदा वही चुनता है जो अधिकतम संतुष्टि दे। बजट सेट उपलब्धता को परिभाषित करता है। उदासीनता मानचित्र, इंडिफरेंस मैप, प्राथमिकताएं दर्शाता है। तो याद रखिए ये पॉइंट। अब आता है सवाल नंबर 6। किसी बैंक के तुलनपत्र बैलेंस शीट में निवल मूल्य नेट वर्थ किसे कहते हैं? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए, कुल जमा प्लस आरक्षित निधियां। ऑप्शन बी, परिसंपत्तियां ऋण देताएं। ऑप्शन सी, कुल आय ऋण व्यय। ऑप्शन डी, आरबीआई के पास रखी नकदी। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी परिसंपत्तियां ऋण देताएं। अब इसे समझते हैं। कहती है, निवल मूल्य परिसंपत्तियां देताएं। तुलनपत्र के दोनों पक्षों का योग समान होना चाहिए। यदि परिसंपत्तियां देताओं से अधिक हों तो अंतर दाहिने देयता पक्ष पर निवल मूल्य के रूप में दर्ज होता है, जिससे समीकरण कुल परिसंपत्तियां कुल देयताएं प्लस निवल मूल्य संतुलित रहे। तो याद रखिए ये पॉइंट। सवाल नंबर 7 ध्यान से सुनिए। के उदाहरण में सविता तेजपाल सिंह के खेत में मात्र 100 रुपए प्रतिदिन पर मजदूरी के लिए क्यों तैयार हो जाती है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए, सरकारी न्यूनतम वेतन के बराबर भुगतान। ऑप्शन बी, तेजपाल सिंह से 4 महीनों के लिए 24% ब्याज पर ऋण के बदले फसल कटाई पर उसके खेत में कार्य का वचन। ऑप्शन सी, तेजपाल सिंह उसका रिश्तेदार है। ऑप्शन डी, अस्थायी अवैतनिक शिक्षण कार्यक्रम। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी तेजपाल सिंह से 4 महीनों के लिए 24% ब्याज पर ऋण के बदले फसल कटाई पर उसके खेत में कार्य का वचन। अब इसे समझते हैं। तेजपाल सिंह सविता को 4 माह के लिए बहुत अधिक 24% ब्याज पर ऋण देने को सहमत होता है। शर्त यह है कि सविता फसल कटाई के समय उसके खेत में 100 दिन पर कार्य करेगी। यह न्यूनतम वेतन 300 रुपए से बहुत कम है। यह ग्रामीण गरीबों पर पड़ने वाली ऋणश्रम जकड़न दर्शाता है। तो याद रखिए ये पॉइंट। अगला सवाल नंबर 8। वर्तमान वैश्वीकरण के दौर में डब्ल्यूटीओ की क्या भूमिका रही है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए, विकासशील देशों को किसी भी व्यापार उदारीकरण से बचाया है। ऑप्शन बी, विकासशील देशों पर व्यापार और निवेश के उदारीकरण के लिए अधिक दबाव डाला है। ऑप्शन सी, संपूर्ण वैश्विक वस्तुओं पर कठोर न्यूनतम कीमत लागू की है। ऑप्शन डी, एमएनसीज को सीमा पार संचालन से प्रतिबंधित किया है। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। और दोस्तों, यहां तक का आपका स्कोर क्या रहा? आउट ऑफ 8 में कितने सही? कमेंट्स में शेयर कीजिए। बेस्ट स्कोरर को फ्री कोर्स मिलने वाला है, याद रखिए।
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी विकासशील देशों पर व्यापार और निवेश के उदारीकरण के लिए अधिक दबाव डाला है। अब इसे समझते हैं। कहती है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डब्ल्यूटीओ ने विकासशील देशों पर व्यापार और निवेश के उदारीकरण के लिए अधिक दबाव डाला है। एमएनसीज प्रमुख भूमिका निभाते हैं सस्ते उत्पादन स्थानों की खोज में। समृद्ध उपभोक्ता और कुशल उत्पादक लाभ पाते हैं, परंतु अनेक छोटे उत्पादक और मजदूर चुनौतियों का सामना करते हैं। तो याद रखिए ये पॉइंट। देखिए सवाल नंबर 9। दीर्घकाल में क्या किसी फर्म के पास कोई स्थिर लागत फिक्स्ड कॉस्ट हो सकती है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए, हाँ, स्थिर लागत हर काल में नियत होती है। ऑप्शन बी, नहीं, दीर्घकाल में सभी लागतें परिवर्तनीय होती हैं, क्योंकि फर्म सभी निविष्टि पूंजी सहित बदल सकती है। ऑप्शन सी, हाँ, परंतु केवल यदि फर्म एकाधिकारी हो। ऑप्शन डी, नहीं, दीर्घकाल में स्थिर लागत केवल सरकारी फर्मों में होती है। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी नहीं, दीर्घकाल में सभी लागतें परिवर्तनीय होती हैं, क्योंकि फर्म सभी निविष्टि पूंजी सहित बदल सकती है। अब इसे समझते हैं। दीर्घकाल में सभी निविष्टि पूंजी सहित परिवर्तनीय होते हैं, अतः दीर्घकाल में फर्म के पास कोई स्थिर लागत नहीं होती। स्थिर लागत जैसे पट्टे पर लिए गए संयंत्र का किराया केवल अल्पकाल में होती है। एसएनसी अल्पकाल सीमांत लागत एबीसी और सैक को उनके न्यूनतम बिंदुओं पर काटती है। तो याद रखिए ये पॉइंट। चलिए सवाल नंबर 10 देखते हैं कि एक मूल्यांकन अभ्यास में विद्यार्थियों को अपने इलाके में किसी सरकारी काम का आकलन करने को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सुझाया गया मूल्यांकन बिंदु नहीं है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए, कार्य की पहचान कैसे हुई। ऑप्शन बी, स्वीकृत राशि। ऑप्शन सी, स्थानीय लोगों का योगदान यदि कोई। ऑप्शन डी, ठेकेदार की व्यक्तिगत धार्मिक आस्थाएं। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी ठेकेदार की व्यक्तिगत धार्मिक आस्थाएं। अब इसे समझते हैं। स्थानीय सरकारी कार्यों के मूल्यांकन मानदंड इस प्रकार बताती है। आय, कार्य की पहचान कैसे हुई। 2, स्वीकृत राशि। 3, स्थानीय लोगों का योगदान। 4, लाभान्वित जनसंख्या एवं अन्य प्रक्रियात्मक बिंदु। ठेकेदार की व्यक्तिगत धार्मिक आस्थाएं इनमें नहीं हैं। मूल्यांकन पारदर्शिता, सहभागिता और परिणाम पर केंद्रित है। तो याद रखिए ये पॉइंट। तो दोस्तों, आज की क्विज यहीं खत्म होती है। मेंशन योर स्कोर इन द कमेंट सेक्शन और द बेस्ट स्कोरर ओवरऑल विल गेट एक्सेस टू ए कोर्स। तो अपना स्कोर कमेंट में जरूर लिखिए। आउट ऑफ 10 में कितने सही हुए। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ।